बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 14 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट। दोस्तों ये एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर आपकी ऑड पैरिटी जो है वो जनरेट की जाएगी। अब ये ऑड पैरिटी क्या होती है? ऑड पैरिटी ये होती है एक ऐसी बिट कि अगर आपके जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ जो वंस हैं, अगर आपकी सर्किट की जो इनपुट हैं उन इनपुट्स के अंदर अगर आपके नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो ये जो पैरिटी बिट है ये ज़ीरो सेट हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड हैं। इसी तरह अगर आपके जो इनपुट के अंदर नंबर ऑफ वंस हैं अगर वो इवन हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पैरिटी बिट है, ऑड जो पैरिटी बिट है वो वन सेट होती है, जिसका मतलब अगर ऑड पैरिटी वन सेट होगी तो इसका मतलब है कि आपकी इनपुट्स के अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं वो क्या है जी, इवन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर ऑड पैरिटी बिट हो तो उस सूरत में ऑड पैरिटी बिट वन तब होती है जब आपके नंबर ऑफ जो वंस हैं वो इवन हो, और आपकी जो ऑड पैरिटी बिट है वो ज़ीरो तब होती है जब पहले से आपकी इनपुट के अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड हो। ठीक है, तो चलें यहाँ पे देखें आप सबसे पहले ये D3, D2, D1 एंड D0 ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, और ये जो P है ये हमारे पास ऑड पैरिटी बिट है। इसी तरह ये हमारे पास D0 से लेकर D3 तक 4 इनपुट्स हैं, और ये जो P है ये हमारे पास ऑड पैरिटी बिट यानी आउटपुट है। अब 4 इनपुट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16, क्योंकि 2 की पावर 4 लेंगे हम, क्योंकि जितनी इनपुट्स हों, नंबर ऑफ इन जितने वेरिएबल हों या जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हों हम 2 की पावर उतनी लेते हैं। जवाब आता है 16 इसका। तो यानी आपके पास यहाँ पे इन 4 इनपुट्स का जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। ठीक है, तो ये देखें ये आधे आपके कॉम्बिनेशन ये लिखे हुए हैं और आधे आपके कॉम्बिनेशन ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे पहली जो हमारे पास इनपुट है उसके अंदर देखें 0, 0, 0 और 0 4 इनपुट हैं, चारों ही 0 हैं, एक भी 1 नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस पूरी की पूरी इनपुट के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0 हैं। और 0 क्या होता है? 0 एक इवन वैल्यू होती है, 0 एक इवन वैल्यू होती है। सो इसलिए यहाँ पे हमने ऑड पैरिटी बिट क्या सेट कर दिया है? 1 सेट कर दी है, जिसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है। नेक्स्ट देखें, अगर आप दूसरी रो में चेक करो चारों इनपुट तो देखो 0, 0, 0, 1, तो आपकी चारों जो इनपुट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? एक है, और 1 जो है वो एक ऑड वैल्यू होती है, और यही वजह यहाँ पे देखिए हमने ऑड पैरिटी बिट जो है वो क्या सेट कर दिया? 0 सेट कर दिया, क्योंकि उसने कहा था अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होंगे तो आपकी पैरिटी बिट जो है वो 0 सेट होगी, और अगर आपकी नंबर ऑफ वंस इनपुट के अंदर इवन होंगे तो आपकी जो पैरिटी बिट है वो 1 सेट कर दी जाएगी। और यही उसने सारा बाकी भी ऐसे ये टेबल जो है वो ट्रू टेबल फिल किया है, और ये ट्रू टेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों ये जो ट्रू टेबल है इसको सिंप्लीफाई करने के 3 तरीके हैं। या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग रूल्स एंड लॉज, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो के मैप के थ्रू, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वीन एमसीक्यूस्कुले मेथड के थ्रू। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि क्वीन एमसीक्यूस्कुले मेथड जो है बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही जो है वो लॉजिकल मेथड है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 4 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? 4 है, और आपको पता है हम 4 इनपुट के लिए या 5 इनपुट के लिए भी के मैप का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी इनपुट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इस ट्रुथ टेबल के अंदर ये जो हमारी आउटपुट है पी वाली, ये जो पी वाला कॉलम है जो कि हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जहाँ जहाँ वंस हैं उन वन को देखते हुए हमने क्या किया? अपना एक के मैप बनाया, 4 वेरिएबल के मैप, और इस के मैप के अंदर हमने ये वंस जो है उस पोजीशन पे पुट कर दिए हैं जो वंस हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर मौजूद थे। और ये सारा कंसेप्ट आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये सारा समझा दिया था। अच्छा जी, जब मैंने आपको के मैप समझाया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये 4 वेरिएबल के मैप है। अब इस के मैप के अंदर आपको पता है ना, हमने चूँकि ये एक एसओपी फॉर्म है, मतलब मेन टर्म है,
और हमने ग्रुपिंग किसकी करनी है मिड टर्म के अंदर, जहाँ जहाँ जिस जिस सेल के अंदर 1 है उन सेल्स की हमने ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे कोई भी 2 सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ वो जो है ना वो कंसेक्टिवली अटैच नहीं है। लिहाजा यहाँ पे जितने भी ग्रुप बनेंगे सारे सिंगल सिंगल सेल के होंगे। यहाँ आप देखें ये भी ग्रुप सिंगल सेल का है, ये भी ग्रुप सिंगल सेल का है, ये भी ग्रुप सिंगल सेल का, ये भी ग्रुप सिंगल सेल का, यानी सारे सिंगल सेल के ग्रुप्स हैं। अब आपको पता है जो हम ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप की जो कॉमन वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस के मैप के अंदर कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, ए, बी, सी और डी। अब ये देखें अगर मैं पहले इस ग्रुप की बात करूँ तो इस ग्रुप के अंदर देखें रो की वैल्यू क्या है 0 0, मतलब ए भी 0 है, बी भी 0 है, और ये जो ऊपर 0 0 है इसके कॉलम के अंदर ये बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है सी और डी की वैल्यू को। तो आपको पता है मिन टर्म के अंदर अगर वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब है उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर बार होगा। तो यहाँ पे देखिए चारों वैल्यू 0 तो ए बी सी डी चारों के ऊपर बार होगा, और यही वजह है। ये देखें पहली जो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आई है उसके अंदर पहली टर्म जो है वो क्या है, ए बी सी डी उन चारों के ऊपर 12। देन उसके बाद प्लस, उसके बाद अगला ग्रुप आप पकड़ोगे, कोई भी पकड़ लो, लेट्स से ये ग्रुप पकड़ लो। इस ग्रुप की आप देखो कॉमन वैल्यू क्या है, तो इसकी कॉमन वैल्यू भी 4 ही होंगी, क्योंकि अगर दोस्तों आपका एक सिंगल सेल का ग्रुप हो ना तो जितने वेरिएबल होते हैं ना वो सारे के सारे आपके टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कॉमन तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि कॉमन तो तब आता है ना जब एक से ज़्यादा सेल्स के ग्रुप बनते हैं, उसमें कॉमन देखा जाता है। अब अगर आप इस सेल का देखो तो इसमें भी ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है इस सेल के इस ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो ए बी के ऊपर बार आ जाएगा, जबकि सी और जो डी है उसकी वैल्यू 1 1 है, उसके ऊपर बार नहीं आएगा, और यही वजह यहाँ पे देखो ए बी के ऊपर बार है, सी डी के ऊपर बार नहीं है। बाकी भी सारा इसने ऐसे ही, बाकी ये जो तमाम के तमाम सिंगल सिंगल सेल के ग्रुप हैं इनकी उसने एक्सप्रेशन जो है वो टर्म जो है वो लिख ली है यहाँ पे। तो ये आपके पास एक फुल एंड फ्लैज जो है वो एक्सप्रेशन आ गया, बूलियन एक्सप्रेशन। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को दोस्तों हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, रूल्स और लॉज के थ्रू, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे जब हमने के मैप के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है तो के मैप के अंदर तो वो सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों अगर आपका कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई ना हो रहा हो तो फिर हम उसको जो है किसके थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं, रूल्स एंड लॉज के थ्रू या क्वीन एमसीक्यू मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्वीन एमसीक्यू मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है। तो हम यहाँ पे लॉज और रूल्स और अपने जो है ना वो उम, उनका क्या उसे कहते हैं यार, आपके होते हैं लॉज और रूल सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने पढ़े थे। और भी एक चीज़ थी वो भी हमने देखी थी कि हम सिंप्लीफाई किस तरह से अपनी बूलियन एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप अपनी इस बूलियन एक्सप्रेशन को जो है वो क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे दोस्तों, हाँ यहाँ पे थ्योरम, यस तीसरी चीज़ क्या थी, थ्योरम थी, तो मेरे ज़हन से निकल गया था। पहली चीज़ क्या होती है, लॉज होते हैं, फिर दूसरी चीज़ थी आपकी रूल्स, और तीसरी चीज़ थी आपके थ्योरम्स। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के थ्रू आप जो है अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप गौर करो तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पे हमने सॉरी ये क्या मैंने ले लिया, ये इरेज़र लेना था मैंने। अच्छा ये देखो ज़रा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हमने देखना कि इसके अंदर किसी 2 टर्म के अंदर कॉमन वैल्यू तो नहीं आ रही। तो देखो अगर आप इस पहली जो टर्म है ए, बी, ए का बार, बी का बार, सी और डी का बार प्लस ए, बी का बार और सी, डी। तो अगर आप गौर करो देखो इसमें भी ए का बार है, बी का बार है और इसमें भी ए का बार, बी का बार है। तो हमने क्या किया, ए, बी का बार जो है वो कॉमन ले लिया। तो यहाँ से इस टर्म से क्या बच गया, सी बार, डी बार, ये हमने लिख लिया ब्रैकेट में, और उसके बाद आगे प्लस उसको ऐसे लगा दिया, और उसके बाद ये ए बी बार जो है बाहर कॉमन चला गया, बाकी यहाँ से क्या बच गया, सी डी, तो ये उसको हमने यहाँ से लिख लिया। तो यानी इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लेकर जो है ये टर्म जनरेट कर लिया। ऐसे ही आपने नेक्स्ट इन 2 टर्म में से भी कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, ये देखो यहाँ पे भी ए बार है, यहाँ पे भी ए बार है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो हमने ए बार बी जो है वो कॉमन ले लिया। और बाकी इन दोनों टर्म के अंदर जो रिमेनिंग बचा वो देखो क्या बचा, इस टर्म में बचा सी बार डी, तो सी बार डी लिख लिया, आगे प्लस, उसके बाद यहाँ से बचा सी डी का बार, तो सी डी का बार लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फिर आपने इन 2 टर्म में से कॉमन लिया, फिर इन 2 टर्म में से कॉमन लेकर उनको लिख लिया। फिर नेक्स्ट अब इनको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। अब नेक्स्ट हम इस ये जो हम नेक्स्ट हमारा आया आंसर, इसको सॉल्व करेंगे इस वाली रो को। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दोस्तों अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म को ऐसे लिख लेंगे सेम एज इट इज़, और उसके बाद ये जो टर्म है ना इनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इनकी जगह तब्दील कर देंगे। जगह तब्दील क्यों करनी है, ताकि हम कॉमन ले सकें उनमें से, क्योंकि आपको पता है ना अगर अगर आपकी
दो टर्म ऐसी हों जो डिफरेंट लोकेशन पर हों, तो उनमें से अगर आपने कॉमन लेना हो तो पहले उनको एक सेम कंसेक्टिव लोकेशन पे लेके आते हैं। और आपको ये भी पता है कि रूल मैथमेटिक्स का रूल ये भी होता है कि अगर आप दो डिफरेंट प्लेस पे मौजूद वैल्यूज़ को अगर उनकी जगह चेंज चेंज भी कर दो तो उसकी उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही वजह हुई है कि मैंने अपनी इस पहली टर्म और अपनी इस थर्ड टर्म में से कॉमन लेना है। लेकिन कॉमन लेने के लिए कॉमन हमेशा उन दो वैल्यूज़ में से लेते हैं जो कंसेक्टिवली एक दूसरे के साथ लिखी होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस थर्ड टर्म को उठाकर सेकंड की जगह पे ले आया हूँ और सेकंड को उठाकर थर्ड की जगह पे ले गया हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, जब ये पोज़ीशन चेंज की तो मेरे पास ये वाली जो है मतलब बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप दोस्तों गौर करो तो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट, इस पहली टर्म के अंदर भी ब्रैकेट के अंदर देखो सी बार डी बार प्लस सी डी है। और यहाँ पे देखो इस सेकंड टर्म के अंदर भी ब्रैकेट के अंदर देखो सी बार डी बार प्लस सी डी है। तो हमने क्या किया, आपको पता है ना, जब आपकी मैथमेटिक्स में दो टर्म सेम लिखी हो तो उनको प्लस कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल लिख देते हैं। तो ये देखें दोनों टर्म सेम थी, दो दफ़ा लिखी हुई, हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद ये जो बाकी रिमेनिंग बचा था, यहाँ पे ए बार बी बार और यहाँ पे प्लस ए बी, उसको हमने फिर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। सेम एज इट इज आपने यही काम इन दो टर्म के ऊपर भी किया, तो ये आपके पास कॉमन आ गया इस तरह से। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने आज एक नया रूल पढ़ने जा रहे हो। वो रूल क्या है, वो रूल गौर से सुनने जरा। यहाँ आप देखें, अब ये जो आपके बूलियन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आई है ना, इसके ऊपर अब हम एक नया रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। और वो रूल क्या है, वो रूल दोस्तों ये है कि अगर आपकी टर्म हो एक टर्म हो और उस टर्म के अंदर जो पहले दो मतलब पहले जो आपका इनपुट है, या जो पहले लिटरल्स हैं उनके ऊपर बार्स हो, लेकिन सेकंड जो लिटरल्स हैं प्लस के बाद जो लिटरल्स हैं उनके ऊपर बार ना हो, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपने पहले वेरिएबल और जो दूसरा वेरिएबल है उसको अलग अलग लिखते हैं और दरमियान में एक्स और एक्सक्लूसिव आर का जो सिंबल है वो लगा देते हैं। ठीक है। और ऊपर होल बार आ जाता है। ये इसका रूल है। रूल दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अगर आप इस टर्म की बात करो तो इस टर्म में क्या लिखा हुआ है, सी बार डी बार प्लस सी डी। तो यहाँ पे देखो, पहले इस टर्म के अंदर पहले पोर्शन के अंदर सी डी के ऊपर बार है, जबकि दूसरे पोर्शन के अंदर सी डी के ऊपर बार नहीं है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे ये करते हैं कि जो दो डिफरेंट लिटरल्स है ना इनको अलग अलग लिखते हैं, सी और डी को अलग अलग लिख दिया और दरमियान में अपने एक्सक्लूसिव आर का सिंबल लगाना है और ऊपर होल बार लगा देनी है। ऐसे ही सेम देखें यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, देखो ए बी के ऊपर बार है, जबकि नेक्स्ट पोर्शन के अंदर ए बी के ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्सक्लूसिव आर बी ऊपर होल बार लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर ये हो कि एक एक पोर्शन के अंदर एक वेरिएबल पे बार हो, जबकि दूसरे पोर्शन के अंदर उसी सेम वेरिएबल के ऊपर बार ना हो, जैसे ये देखो, इस सेम टर्म के अंदर पहले पोर्शन के अंदर सी के ऊपर बार है और इसी की सेकंड इस टर्म के अंदर सी के ऊपर बार नहीं है। और इसी एक टर्म के पहले पोर्शन यानी पहले टर्म के अंदर डी के ऊपर बार नहीं है, जबकि उसके ऑपोजिट सेकंड टर्म के अंदर डी के ऊपर बार है। दोस्तों अगर ऐसा रूल बन रहा हो फिर क्या करते हैं, फिर अपने दोनों वेरिएबल के दरमियान एक्सक्लूसिव आर तो लगाते हैं लेकिन ऊपर होल बार नहीं लगाते। होल बार तब लगाते हैं जब पहले दो वेरिएबल पे बार हो दूसरे पे ना हो, तो फिर होल बार लगाते हैं। लेकिन अगर पहले एक के ऊपर हो दूसरे पे ना हो, और फिर इसी तरह पहले दूसरे के ऊपर ना हो और नेक्स्ट दूसरी टर्म के अंदर दूसरे वेरिएबल के ऊपर हो बार, तो फिर उस सूरत में हम जो है ऊपर होल बार नहीं लगाते। तो यही सेम फार्मूला रूल इस पर भी अप्लाई हुआ है। तो ये देखें, ए एक्सक्लूसिव आर बी आ गया, तो ये इसका शॉर्टकट हमने सिंपलीफाई एक्सप्रेशन लिख दिया। ये रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है। तो ये रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप गौर करो तो यहाँ पे देखो फिर रूल आपका अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप गौर करो देखो यहाँ पे देखो, पहली ये जो टर्म है इसके अंदर दोनों वेरिएबल पे होल बार है और दूसरी टर्म के अंदर भी क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल के ऊपर होल बार है। और इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो दोनों टर्म के अंदर बार नहीं है। तो ये सेम यही वाला कंडीशन बन गई है ना कि देखो पहले दो लिटर के ऊपर बार है, नेक्स्ट दो के ऊपर बार नहीं है। तो सेम यही रूल यहाँ पे भी देखो अप्लाई हो रहा है कि पहली दो जो टर्म है उनके ऊपर बार है, नेक्स्ट दो टर्म के ऊपर बार नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सी एक्सक्लूसिव आर डी और ए एक्सक्लूसिव आर बी ऊपर होल बार आ जाएगा। ठीक है। इनके दरमियान में भी एक्सक्लूसिव आर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो इसका देखिए नेक्स्ट टर्म ये बन गई आपकी कि ए एक्सक्लूसिव आर बी और फिर दरमियान में एक्सक्लूसिव आर लगाया और उसके बाद सी एक्सक्लूसिव आर डी और ऊपर होल के ऊपर बार आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का आपने बनाया सर्किट कैसे बनाया, देखो पहली टर्म क्या,
पहली टर्म है ए एक्सक्लूसिव आर बी, तो ये देखें ए इनपुट बी इनपुट को हमने एक्सक्लूसिव आर के थ्रू आपस में मिला दिया, तो ये एक एक्सक्लूसिव आर का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या किया, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म किया सी एक्सक्लूसिव आर डी, तो देखिए नेक्स्ट सी इनपुट और डी इनपुट को हमने एक्सक्लूसिव आर के थ्रू आपस में मिला दिया। इतना हो गया। अब आपने क्या करना, ये जो इसकी आउटपुट आई है ना, इस पहली टर्म की और इस सेकंड टर्म की जो आउटपुट आई है, उसको आपने आपस में क्या करना है, एक्सक्लूसिव आर के थ्रू फिर मिला देना। तो मतलब ये इस एक्सक्लूसिव आर की जो इनपुट है उसको नेक्स्ट एक्सक्लूसिव आर के सॉरी इस आपके जो एक्सक्लूसिव आर की आउटपुट है उसको नेक्स्ट एक्सक्लूसिव आर के इनपुट से मिला देना। और इसी तरह इस सेकंड आपका जो एक्सक्लूसिव आर गेट है इसकी आउटपुट को नेक्स्ट आपने एक्सक्लूसिव आर की इनपुट से मिला देना। इन दोनों इनपुट्स को आपने हमने इस एक्सक्लूसिव आर की वजह से एक्सक्लूसिव गेट के साथ मिला दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आउटपुट थी उसके ऊपर एक नॉट गेट लगा दी। नॉट गेट क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर होल बार थी, उसकी वजह से हमने लास्ट पे आउटपुट के ऊपर नॉट गेट अप्लाई कर दिया। तो इस तरह हम एक पूरा सर्किट बनाते हैं। तो ये बेसिकली आपका सर्किट किसका है, ये वो सर्किट है जो आपकी ऑड पैरिटी बिट जनरेटर है। ठीक है चलें जी। उसके बाद यहाँ पे वो आपको बताना चाह रहा है बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर रिसीव्ड पैरिटी बिट का मतलब क्या है कि ये वो बिट है, ये वो पैरिटी बिट है जो हमें डेस्टिनेशन पे रिसीव होगी। जब मतलब जब हमें डाटा रिसीव होगा ना, तो वहाँ पे जो हमें पैरिटी बिट मिलेगी ना आउटपुट साइड पे, उससे हम कहते हैं रिसीव्ड पैरिटी बिट। और उसके बाद जब आउटपुट साइड पे, सारी बात है आपको, जब आउटपुट साइड पे आप खुद भी तो कैलकुलेशन करोगे ना कि आपकी आउटपुट साइड के ऊपर जो आपको इनपुट मिली है उस इनपुट के अंदर आपकी पैरिटी बिट क्या कैलकुलेट हो रही है। तो दोस्तों अगर आपकी रिसीव्ड पैरिटी बिट और कैलकुलेटेड पैरिटी बिट दोनों सेम हो तो एरर आउटपुट जीरो होगी। एरर आउटपुट जीरो का मतलब ये है कि मतलब जो आपको रिसीव पैरिटी बिट हुई वो भी जीरो है और जो कैलकुलेट आपने किया वो भी जीरो है। इसका मतलब क्या, अगर पैरिटी बिट जीरो तो क्या मतलब है कि आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ऑड है। तो अगर दोस्तों रिसीव्ड पैरिटी बिट भी जीरो, कैलकुलेट पैरिटी बिट भी जीरो, मीन आपके जो आपको इनपुट सेंड की गई थी, जो डाटा आपको सेंड किया गया उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो सिंपल फॉर्म के अंदर कि अगर आपकी रिसीव्ड पैरिटी बिट और कैलकुलेटेड पैरिटी बिट दोनों की वैल्यू सेम होगी तो एरर जीरो, मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर रिसीव्ड पैरिटी बिट और कैलकुलेटेड पैरिटी बिट की वैल्यू चेंज होगी, डिफरेंट होगी, तो फिर इसका मतलब है आपकी एरर आउटपुट वन है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो डाटा है उसके अंदर एरर है। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह से अपनी रिसीव्ड पैरिटी बिट और कैलकुलेटेड पैरिटी बिट को चेक करके अपनी एरर को डिटेक्ट कर सकते हो अपने डाटा के अंदर, क्या आगे एरर है या नहीं है। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन डायग्राम बनाई हुई है, ये टाइमिंग डायग्राम है। इस टाइमिंग डायग्राम के अंदर अगर आप गौर को देखो, पहले पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, देखो डी इनपुट जो है वो क्या है, 1 है। सी इनपुट क्या है, 1 है। बी इनपुट क्या है, 1 है। ए इनपुट क्या है, 1 है। और ये पी आपकी आउटपुट है। अब देखो यहाँ पे चारों इनपुट क्या है, 1 है, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4 हैं। और 4 क्या है, एक इवन जो है वो नंबर होता है। 4 एक इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है। यही वजह आपकी जो पैरिटी बिट है वो 1 सेट हो गई है। ठीक है। तो यानी अगर ये आप ऊपर अभी मैंने बता दिया था कि अगर पैरिटी बिट जो है वो सॉरी नंबर ऑफ वंस आपके इनपुट के अंदर इवन होंगे तो पैरिटी बिट 1 होगी। अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होंगे तो आपकी पैरिटी बिट 0 होगी। ठीक है। ऐसे ही मैं कोई और मान लो टाइमिंग फंक्शन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए T4 के अगर अकॉर्डिंग आप देखो, इस T4 के अकॉर्डिंग आप देखो, T4 के अकॉर्डिंग तो देखो D की वैल्यू क्या है, 0। स्क्वायर वेव चूंकि नीचे की तरफ है, D की वैल्यू 0। C की वैल्यू भी 0। B इनपुट की वैल्यू 1 है। A इनपुट की वैल्यू भी 0 है। देखो ना, इस इनपुट चारों इनपुट के अंदर नंबर ऑफ वंस क्या है, नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड हो तो ये देखिए पैरिटी बिट क्या हुई है, 0 सेट हो गई है। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम होगी। नेक्स्ट एक्स और एंड एक्स नॉर गेट्स। कहता है अगर आपने एक्स और गेट बनाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, दो एंड गेट को इस तरह से आपस में कंबाइन करते हो कि पहले एंड गेट की एक इनपुट के ऊपर नॉट गेट लगा होगा और इसी तरह दूसरे एंड गेट की भी एक इनपुट के ऊपर नॉट गेट लगा होगा। और फिर दोनों एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसको आप एक आर गेट के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो आपके पास एक एक्स और गेट बन जाएगा। ठीक है। ऐसे कहता है अगर आपने एक एक्स नॉर गेट बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले दो एंड गेट लो, पहले एंड गेट की दोनों इनपुट को इन्वर्ट कर दो, मतलब उसके ऊपर नॉट गेट लगा दो, और दूसरे एंड गेट की जो इनपुट है उनके ऊपर नॉट गेट यूज नहीं करना।
उसके बाद जो आपके दोनों एंड गेट की आउटपुट आएगी उसको आप एक आर गेट के थ्रू मिला दो तो ये आपके पास एक्स नॉर गेट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइसेस। अब ये कम्बिनेशन फंक्शनल डिवाइसेस क्या होती हैं दोस्तों, जब आप डिफरेंट लॉजिक गेट्स को आपस में कंबाइन करके अपना एक ऐसा सर्किट बनाते हो जो सर्किट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है, तो दोस्तों उस सर्किट को हम कहते हैं ये एक कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस है। ठीक है, एक कम्बिनेशन फंक्शन डिवाइस है जिसके अंदर हमने डिफरेंट लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके एक कम्बिनेशनल जो है सर्किट ड्रा कर लिया। ठीक है, और वो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा वो जो फंक्शन आपको यूजफुल देगा उस फंक्शन को हम कॉम्बिनेशन फंक्शन कहते हैं, और ये आप पीछे भी पढ़ के आए हो। और वो जो कंप्लीट एक डिवाइस बनेगी, मतलब कॉम्बिनेशन फंक्शन जो डिवाइस प्रोवाइड कर रही है उस डिवाइस को हम कॉम्बिनेशन फंक्शन डिवाइस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कुछ एग्जांपल देने जा रहा है, कहता कॉम्बिनेशनल जो आपका फंक्शन जो होता है ना डिवाइसेस, उसकी एग्जांपल है हाफ एडर एंड फुल एडर। ये हाफ एडर भी एक कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस है, और ये जो फुल एडर है ये भी एक कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस है। ये कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस क्यों है दोनों, क्योंकि दोस्तों हाफ एडर के अंदर भी आप डिफरेंट गेट्स को कंबाइन करते हो और फिर एक यूजफुल सर्किट ड्रा करते हो, और ऐसे फुल एडर के अंदर भी आप जो है क्या करते हो, डिफरेंट लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके एक यूजफुल जो है कम्बिनेशन सर्किट ड्रा करते हो। ठीक है, इसलिए ये एक हाफ एडर और फुल एडर जो है एक कम्बिनेशनल फंक्शन डिवाइस है। अब सबसे पहले वो हाफ एडर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम दिखाई जा रही है। तो हाफ एडर की दोस्तों जो ब्लॉक डायग्राम होती है उसके अंदर दो इनपुट होती हैं, एक इनपुट को हम बी कहते हैं और दूसरी इनपुट को हम एक इनपुट को हम ए कहते हैं, दूसरी इनपुट को हम बी कहते हैं। और जो हाफ एडर की आउटपुट होती हैं वो भी दो होती हैं, एक सम होती है आउटपुट और एक होती है आपकी कैरी आउट। ठीक है, अब ये हाफ एडर जो है बेसिकली कैसे बिट्स को ऐड करता है, दो बिट्स को ऐड करता है। मान लो आपके पास बिट है एक वन है, एक बिट वन है और एक बिट जीरो है। तो जब आप इन दोनों बिट को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम हाफ एडर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे या डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वन जो है वो बेसिकली ए इनपुट है और ये जो जीरो बिट है ये आपकी बी इनपुट है। इन दोनों बिट से आपकी आउटपुट निकलेगी एक सम वाली और एक कैरी आउट वाली। अच्छा जी, उसके बाद फुल एडर की ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है। इस फुल एडर के अंदर और हाफ एडर के अंदर दोस्तों फ़र्क ये है कि हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होती हैं जबकि फुल एडर के अंदर तीन इनपुट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ए इनपुट, एक को हम कहते हैं बी इनपुट और एक को हम कहते हैं कैरी इन। कैरी इन का मतलब ये है, देखो मान लो अगर आपके पास दो दो जो है बिट्स हैं जिनको आपस में आपने ऐड करना है, तो सारी बात है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कोई ना कोई अगर कैरी आपके पास जनरेट हो रही है तो उस कैरी को हम कैरी इन कहेंगे कि ये हमारे पास कैरी इनपुट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अगर आप वन और जीरो को प्लस करो तो हमारे पास यहाँ पे वन जवाब आता है, मतलब कोई भी कैरी नहीं बच रही। जबकि अगर यहाँ पे वन और वन को प्लस करो तो जवाब आता है थ्री। ठीक है, क्योंकि ये वन और वन थ्री को प्लस करेंगे तो थ्री जवाब आएगा। अब थ्री की बाइनरी होती है 11, थ्री की बाइनरी क्या होती है 11, तो 11 का हम वन जो है वो अपने आंसर में लिख लेंगे और ये जो वन है ये एज ए कैरी बिट काउंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखें ये जो वन है ये एज ए इनपुट जो है कैरी इनपुट मिल रही है फुल एडर के अंदर। तो फुल एडर एक ऐसा कम्बिनेशनल फंक्शन सर्किट होता है या डिवाइस होती है जिसके अंदर हम तीन हमारे पास इनपुट होती हैं, पहली दो जनरल इनपुट होती हैं और तीसरी जो है वो कैरी इन इनपुट होती है। और इस तरह इसके अंदर आउटपुट दो ही होती हैं, एक होती है सम आउटपुट और एक होती है कैरी आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट ये वर्क कैसे करते हैं वो बता देता हूँ आपको। हाफ एडर फंक्शन टेबल कैसे वर्क करता है, अब जरा गौर कीजिएगा। जैसे आपने अभी अभी पढ़ा कि हाफ एडर के अंदर सिर्फ दो इनपुट होती हैं, एक को हम ए कहते हैं, एक को बी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ए और बी दो वेरिएबल है, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू आया 4, तो यानी 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे देखें 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो जब आपने 0 और 0 को प्लस किया तो आपके पास सम क्या आएगा 0, क्योंकि देखो 0 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पे जब आपने प्लस किया तो क्या कोई कैरी बिट जनरेट हुई है नहीं, तो इसलिए कैरी आउट के अंदर जो आउटपुट आई है वो भी 0 है। तो मतलब यहाँ पे कैरी तब जनरेट होगी जब आपके पास यहाँ पे जब आप इन दोनों इनपुट को प्लस करो तो आपके पास कोई कैरी जनरेट हो, तो फिर ये कैरी आउट की वैल्यू 1 आएगी। अगर यहाँ पे दोनों इनपुट को प्लस करने से आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई तो फिर यहाँ पे कैरी जो आउट है उसकी आउटपुट भी 0 होगी। और सम तो आपको पता है यहाँ पे कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ देखा हम नेक्स्ट करता हूँ 0 + 1 जो आप क्या आया, तब जब इन दोनों को सम किया तो हमारे पास जो सम आउटपुट है वो 1 आएगी। और यहाँ पे कैरी चूंकि कोई भी जनरेट नहीं हुई इसलिए यहाँ पे कैरी आउट जो है 0 हो गया।
अब यह भी 1 प्लस 0 लिखा हुआ है, तो 1 और 0 को प्लस करेंगे तो जो आप सम आउटपुट का 1 आएगा, जबकि यहाँ पे कोई भी कैरी बिट जनरेट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे कैरी आउट 0 है। उसके बाद 1 प्लस 1 जो आपके आएगा 2, 1 प्लस 1 जो आपके आएगा 2, ऊपर हमने क्या निकाला था जवाब, यहाँ पे 1 प्लस 1 जवाब आएगा 2। ये मैंने यहाँ पे एक गलती की थी, आपने उम्मीद है गौर कर दिया होगा मेरी गलती का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 करना था, 2 आना था जवाब, और 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो 0 यहाँ पे आपका सम बिट काउंट होनी है, और ये जो 1 है ये एज ए कैरी बिट काउंट होगी, जो कि एज ए इनपुट मिलेगी सी इनको, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो जरा। अब देखो जरा 1 प्लस 1 कितना हो गया जवाब है 2, तो 2 की बाइनरी आप पहले लिखोगे, तो 2 की बाइनरी होती है 1 0। तो अब बताइए जो 0 है ये एज ए हम आउटपुट जो है यहाँ पे सम में लिख लेंगे, और ये जो 1 है ये एज ए कैरी बिट जो है वो इस कैरी आउट में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 चूंकि कैरी बिट जनरेट हुई है, तो ये देखो ये 1 जो है वो एज ए कैरी बिट में 1 लिखा गया, और जो आंसर था वो 0 था, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमारा आंसर तो 10 आया, तो यहाँ पे हमने आंसर 0 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों बाइनरी के अंदर एक टाइम में ए की वैल्यू होती है या 0 या 1, तो यही वजह यहाँ पे आंसर 10 आया था, तो इस 10 का हमने 0 जो है आउटपुट में लिख लिया, जो 1 था उसको हमने एज ए कैरी बिट जो है कैरी आउट में लिख दिया, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है। नेक्स्ट, आपकी हाफ एडर सम एंड कैरी आउट बूलियन एक्सप्रेशन की ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी हुई है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म उसने कैसे निकाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये एक ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल के अंदर कितनी आउटपुट है, 2 आउटपुट है, एक सम वाली आउटपुट है और एक कैरी आउट वाली आउटपुट है। और आपको बता, अगर किसी भी सर्किट की 2 आउटपुट हो तो हम हर आउटपुट का अलग अलग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पहली आउटपुट को अलग सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरी को अलग सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के आपको बता 3 तरीके हैं, या तो लॉज रूल्स और थ्योरम के थ्रू, या के मैप के थ्रू, या फिर आप इसको कर सकते हो सिंप्लीफाई किसके थ्रू, अपने उसके क्वीन एमसीक्यू स्क्वेयर मेथड के थ्रू। अब यहाँ पे सर ने जो है ना वो इनको डायरेक्ट जो है वो लिख लिया यहाँ पे, ये देखें, ये इनकी सर ने डायरेक्ट क्या दिया कि जो मेरे पास सम आउटपुट है उसका ये बूलियन एक्सप्रेशन बन के आ रहा है। अब ये बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ जो फटाफट से, ये देखो जरा, मैं यहाँ पे इसको समझाता हूँ आपको ये कैसे आया। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैंने इतने आर्टिकल लगाए हुए हैं, अच्छी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब देखो जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने इस सम जो आउटपुट है इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो अब ना बूलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म की फॉर्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जिस सेल में 1 1 हो। तो अब देखो पहला 1 जो है वो यहाँ पे है। अब इस 1 का मतलब ये है कि आपने इसकी इनपुट देखनी है कौन कौन सी है, तो इनपुट 2 है, एक ए और एक बी है, तो आप लिख दोगे ए और बी। अब इस 1 के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या 0 है, तो 0 का मतलब है कि ए के ऊपर बार आएगा, और बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो बी के ऊपर बार नहीं आएगा। ठीक है, इतना कर लिया। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास 1 कहाँ पे है, ये है। तो मतलब क्योंकि आपको पता है ना, हम सिंप्लीफाई करने के लिए 1 ढूंढते हैं, जैसे के मैप के अंदर आप ग्रुपिंग 1 वाले सेल की करते हो एसओपी फॉर्म के अंदर, तो ऐसे यहाँ पे देखिए मैं 1 ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए मुझे इस आउटपुट वाले कॉलम के अंदर ये जो सम आउटपुट है इसके कॉलम के अंदर नेक्स्ट 1 ये मिला। अब इस 1 की 2 इनपुट है ए और बी, तो यहाँ पे आपको पता है नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए प्लस लगाएंगे और नेक्स्ट लिखेंगे ए और बी। यहाँ पे देखें ए की जो वैल्यू है इस 1 के अकॉर्डिंग, सम आउटपुट के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 1 है, जिसका मतलब है ए के ऊपर बार नहीं आएगा। बी की वैल्यू 0 है, तो जिसका मतलब बी के ऊपर बार आएगा। तो ये आपके पास जो है एक्सप्रेशन आ गई है, बूलियन एक्सप्रेशन आ गई है किसकी, सम आउटपुट की, क्या ए बार बी प्लस ए बी का बार। तो देखते हैं सर ने भी आउटपुट यही निकाली है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ए बार बी प्लस ए बी का बार, तो ये देखो सर की सेम आउटपुट भी वही है जो हमने निकाली है। उसके बाद अब कैरी आउट की आउटपुट सर ने कैसे निकाली है वो बता देता हूँ। ये देखें जरा, अब आपने कैरी आउटपुट वाली जो कॉलम है उसमें देखना 1 कहाँ पे लिख 1 कहाँ कहाँ है। तो ये देखो ये पहला हमें 1 यहाँ पे मिला। अब इस 1 के अकॉर्डिंग 2 इनपुट है, एक ए है और एक बी है। ए की वैल्यू भी 1 है, जिसका मतलब ए के ऊपर बार नहीं आएगा। बी की वैल्यू भी 1 है, जिसका मतलब बी के ऊपर भी बार नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास इस कैरी आउट की जो बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड हो गया या वो है ए बी। तो यहाँ पे देखें सर ने भी वही लिखी हुई है, कैरी आउट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है या वो आई है ए बी। अब यहाँ पे ये जो सम वाली हमने बूलियन एक्सप्रेशन निकाली थी इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखें जरा, गौर करें जरा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो वही रूल अप्लाई हो रहा है ना। ये देखो आपकी यहाँ पे जो सम की आउटपुट आई थी वो क्या आई थी, ए बी का बार प्लस ए बी का बार। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी का बार।
तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो रहा है ना, ऊपर वाला जो ऊपर आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये देखो 2 टर्म है ना, एक ये पहली टर्म है, एक ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म के अंदर देखिए पहला जो लिटरल है उसके ऊपर बार है, जबकि दूसरी टर्म के अंदर जो पहला लिटरल है उसके ऊपर बार नहीं है। इसी तरह पहली टर्म के अंदर दूसरे दूसरे लिटरल के ऊपर बार नहीं है, जबकि उसके ऑपोजिट जो दूसरी टर्म है उसके उसके दूसरे लिटरल के ऊपर बार है। तो यहाँ पे आपने वही रूल ऊपर वाला अप्लाई हो रहा है कि अगर पहली टर्म के पहले लिटरल के ऊपर बार है, दूसरे के ऊपर नहीं है, और इसी तरह दूसरी टर्म के पहले के ऊपर बार नहीं है, दूसरे के ऊपर बार है, तो इसका इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपको पता क्या आता है कि आप लिखोगे ए, जो 2 डिफरेंट वेरिएबल है उसको लिखोगे ए एक्सक्लूसिव आर बी, और इनके ऊपर होल बार नहीं आएगा, क्योंकि वो होल बार तब आता है जब पहली पूरी टर्म के ऊपर बार हो, दूसरे के ऊपर बार ना हो, फिर वो ऊपर होल बार आता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पहली एक लीटर के ऊपर बार है ना, दूसरे के ऊपर है, तो इसलिए ये वो फार्मूला ऊपर वाला फिल करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसका आंसर आ गया ए एक्सक्लूसिव आर बी। ठीक हो गया। अब दोस्तों अगर आपने इसका सर्किट ड्रा करना हो इस अपने हाफ एडर का, तो आप क्या करोगे, ये आपके पास सम की आउटपुट आई है, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन आई है, और ये आपके पास कैरी आउटपुट की बूलियन एक्सप्रेशन आई है। अब सम की बूलियन एक्सप्रेशन का सर्किट कैसे बनेगा, उसके देखो 2 इनपुट है ए और बी, तो ये देखो पहली इनपुट ए, दूसरी इनपुट बी। अब इन दोनों इनपुट को हमने किसके थ्रू मिलाना है, एक्सक्लूसिव आर के थ्रू। तो ये देखो पहली इनपुट ए और बी को हमने एक्सक्लूसिव आर के थ्रू मिला दिया, तो वो हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास सम आउटपुट आउटपुट आ गई। उसके बाद कैरी आउटपुट कैसे आएगी, जब आप ए और बी की आउटपुट को सॉरी इनपुट को आपस में प्रोडक्ट लोगे उसका एंड गेट के थ्रू। तो देखो मैंने एक एंड गेट लिया और उस एंड गेट की पहली इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, दोनों को आपस में प्रोडक्ट ले लिया एंड गेट के थ्रू, तो हमारे पास वो आउटपुट आ गई किसकी, सी आउटपुट की। सॉरी, अच्छा हाफ एडर की ये लॉजिक सर्किट डायग्राम थी, और ये मैंने आपको फुल कंसेप्ट के साथ समझा दिया ये सर्किट डायग्राम कैसे बनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फुल एडर। अब फुल एडर का इसने फंक्शन ट्रू टेबल बनाया। अब आपको पता है फुल एडर के अंदर क्या होता है, फुल एडर के अंदर 3 इनपुट होती हैं, एक ए, एक बी, एक कैरी इन, और आउटपुट 2 होती हैं, एक सम आउटपुट और एक कैरी आउटपुट। अब ये देखिए सेम वही तरीका जो आपने हाफ एडर में किया। देखो अब यहाँ पे तीनों इनपुट को आप प्लस करोगे, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 जवाब आया, सम क्या आया 0, और यहाँ पे कोई कैरी बना नहीं, कोई कैरी नहीं, क्योंकि जवाब भी 0 आया तो कैरी क्या बना था, तो कैरी आउटपुट भी क्या आ गया 0। उसके बाद देखिए 0 प्लस 1, तो 0 0 और 1 इनको अगर प्लस करें तो जवाब आता है 1, यानी सम आ गया 1, और यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई है नहीं, तो यहाँ पे कैरी जनरेट तब होती है जब यहाँ पे 2 बिट का जवाब आता है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल बिट का जवाब आया, लिहाजा यहाँ पे कैरी बिट 0 आ गई। इस तरह मान लें जैसे मैं ये फिल करता हूँ 1 प्लस 0, देखो 1 1 0, तीन ही इनपुट्स थी, इनको प्लस किया जवाब आया 1 प्लस 0 जवाब आया 2। इस 2 की बाइनरी क्या होती है 10, इस 10 का जो 0 है वो हमने एज ए सम के अंदर लिख लिया, और जो 1 है वो एज ए कैरी बिट जो है यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचोगे ए बी सी की जो कॉम्बिनेशन लिखी है इसने कैसे लिखी है, ये दोस्तों ये 8 कॉम्बिनेशन है, कैसे लिखी है, तीन इनपुट है ना, पहली दूसरी और तीसरी, तो 2 की पावर 3 लेंगे, जितनी इनपुट है उतनी 2 की पावर लिया, जवाब आया 8, तो ये 8 जो है वो क्या बन गया, इसकी कॉम्बिनेशन बन गए हैं। ठीक है इन तीनों इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बन गया, और ये आप 8 कॉम्बिनेशन कैसे हमने लिखी है तरतीब के साथ, ये पहली 0 की बाइनरी या फिर 1 की बाइनरी या फिर 2, मतलब वही सेम चीज़ 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये उनकी बाइनरी लिखी हुई है इनपुट के अंदर। ठीक है, वही सेम चीज़। अब दोस्तों आप क्या करोगे, फुल एडर सम एंड उसकी कैरी आउट की बूलियन एक्सप्रेशन लिखोगे, सेम वही तरीका जो मैंने आपको आगे सिखाया था। क्या बोला कि अब यहाँ पे आउटपुट के अंदर 2 कॉलम है, एक सम वाला और एक आउट कैरी वाला, तो सम की आप अलग से बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करोगे और कैरी आउट की आप अलग से फाइंड करोगे। अब बूलियन एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर करना सिखाया कि जहाँ जहाँ 1 है उस 1 के अकॉर्डिंग आप पूरी उसकी जो है वो देखो ए बी और कैरी इनकी वैल्यू क्या है, तो आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली ना कैरी इन को शॉर्टकट नेम दे रहा है सी का, तो मतलब उसने यहाँ पे इनपुट 3 ली हैं ए बी और सी, और यहाँ पे सी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी इन को। अब देखें जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे तो एक 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 करता हूँ मैं, बाकी आप खुद करेंगे, एक कैरी आउट वाला करता हूँ और एक सम वाला करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले, तो इस सम वाले की अगर मैंने बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी तो मैं सब जहाँ जहाँ 1 है उन सबको बारी बारी लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो
तो यहाँ पे देखो मुझे सबसे पहले 1 मिला यहाँ पे। अब इस 1 के अकॉर्डिंग 3 इनपुट है ए, बी, सी, तो मैंने लिख लिया ए, बी, अब सी। अब किसके ऊपर बार नहीं आएगा, किसके ऊपर आएगा वो कैसे पता चलेगा? इसकी इनपुट देखकर। अब ये जो 1 है इसके अकॉर्डिंग ए की इनपुट 0 है तो ए के ऊपर बार आएगा, बी की इनपुट भी 0 है तो बी के ऊपर बार आएगा। मतलब जहाँ पे आपको 1 मिलता है ना, उसी रो के अंदर ए, बी, सी की वैल्यू चेक करनी है आपने। और सी की वैल्यू क्या है? 1 है तो बी, सी के ऊपर बार नहीं आएगा। उसके बाद प्लस लगाओगे, फिर उसके बाद सेम एज इट इज नेक्स्ट आपको 1 यहाँ पे मिला। अब इस 1 के अकॉर्डिंग आप ए, बी, सी की वैल्यू चेक करो, तो ए की वैल्यू जो है वो 0 है तो ए के ऊपर बार आएगा, बी की वैल्यू 1 है तो बी के ऊपर बार नहीं आएगा, सी की वैल्यू 0 है तो सी के ऊपर बार आएगा। ऐसे ही बाकी भी जहाँ-जहाँ ये देखो यहाँ भी 1 है, इसका भी आप प्लस लगा के एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 है इसका भी प्लस लगा के आप एक्सप्रेशन लिखोगे। उसके बाद कैरी आउट के अंदर अगर हम चेक करें तो कैरी आउट के अंदर भी सेम वही तरीका जो मैंने अभी सम के ऊपर अप्लाई किया कि जहाँ पे 1 है उस 1 के अकॉर्डिंग आप ए, बी, सी की वैल्यू चेक करोगे, जो भी आ गया वो आप यहाँ पे लिख लो, वो आपका कैरी आउट का बूलियन एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे सर ने जो है वो ये देखो, सबसे पहले सर ने सम वाली जो आउटपुट थी उसका ये बूलियन एक्सप्रेशन निकाला है ये। उसके बाद इस बूलियन एक्सप्रेशन को सर ने सिंप्लीफाई किया रूल्स, लॉज और थ्योरम्स के थ्रू। अभी सिंप्लीफाई कैसे हुआ है ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार बी बार सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बार बी सी का बार। यहाँ पे हमने जो ए बार है इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे क्या बच गया? बी बार सी, तो यहाँ पे बी बार सी लिख लिया। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे क्या बच गया? बी सी का बार, तो यहाँ पे बी सी का बार लिख लिया। सेम एज इट इज ऐसी ये जो दो टर्म है इनके अंदर ए कॉमन है तो हमने ए कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ से बच गया बी सी का बार, तो बी बार सी बार प्लस यहाँ पे बच गया बी सी, तो यहाँ बी सी लिख लिया। उसके बाद अब आप क्या करोगे? उसके बाद जनाब अब ये जो अंदर वाली टर्म है, ये देखो अंदर वाली टर्म है, इसके ऊपर वही सेम रूल अप्लाई हो रहा है, वो एक्सक्लूसिव आर वाला। तो वो आपने रूल अप्लाई किया तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? उसके बाद फिर ये सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो जरा गौर करो। ये देखो ये आपकी पहली टर्म, इसको पहली टर्म काउंट कर लो और इसको दूसरी टर्म काउंट कर लो। अब देखो पहली टर्म का ये पहले लिटरल के ऊपर बार है, दूसरे यहाँ पे इस दूसरे के ऊपर बार है। तो आपको पता है ना जब इस तरह से कंडीशन हो तो हम क्या लिखते हैं? इसका हम लिखते हैं इस तरह से ए बी और इनके दरमियान एक्सक्लूसिव आर है, क्योंकि अब तीन इनपुट्स हैं तो तीनों के अंदर क्या आ जाएगा? हमारे पास एक्सक्लूसिव आर आ जाएगा। और ऊपर होल बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि होल बार तब आता है जब आपकी पहली दो लिटरल के ऊपर मतलब होल बार हो और नेक्स्ट के ऊपर होल बार ना हो। ठीक है। तो ये वो वाला बेसिकली फार्मूला अप्लाई करके क्या किया सॉरी रूल अप्लाई करके ये वाली सिंप्लीफाई कर दिया इसको फॉर्म को। तो ये हमारे पास फुल एडर के सम का आउटपुट का सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन आया। ऐसे कैरी आउट को आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये निकाला। अब आपने इन दोनों जो बूलियन एक्सप्रेशन है इनको कंबाइन करके एक सर्किट ड्रा करना है। तो ये उसने सर्किट ड्रा किया फुल एडर का। ठीक है। तो ये फुल एडर का सर्किट है और इसके अंदर ये सम वाली आउटपुट है और ये आपकी कैरी आउट वाली आउटपुट है। ये सर्किट आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको पीछे वाला हाफ एडर की समझ आ गई है तो इसमें भी आप सिंपली क्या करोगे? पहले आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब इस बूलियन एक्सप्रेशन का सर्किट ड्रा करोगे, फिर उसके बाद इसका आप करोगे और एक ही सर्किट के अंदर आपने ये दोनों काम करने हैं जैसे यहाँ पे साइन करके दिखाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मिंग अ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। कहता है अगर आप मान लो आपने एक फुल एडर सर्किट बनाना हो यूजिंग टू हाफ एडर, मतलब दो हाफ एडर को मिल, अगर आपको पता है दो हाफ चीजें हो, मतलब आपके पास मान लो इस तरह एक हाफ चीज ये है एक हाफ चीज ये है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक फुल चीज बन जाएगी। ठीक है। मतलब एक हाफ प्लेट हो फिर एक हाफ प्लेट हो, दोनों दोनों हाफ प्लेट को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक फुल प्लेट बन जाएगी। तो ऐसे ये दो हाफ हाफ एडर है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास फुल एडर बन गया। अब देखो ये फर्स्ट हाफ एडर है ये सेकंड हाफ एडर है, इसको कंबाइन कैसे करना है आपने? कि सबसे पहले जो पहला हाफ एडर है उसकी पहली इनपुट डायरेक्ट मिलेगी, दूसरी इनपुट बी भी डायरेक्ट मिलेगी, और उसके बाद जो दूसरा हाफ एडर है उसमें क्या होगा? उसमें जो आपकी पहली इनपुट ए है ना वो बेसिकली आउटपुट है आपके फर्स्ट हाफ एडर की सम वाली जो आउटपुट है ना वो बेसिकली एज ए इनपुट मिल रही है किसको? नेक्स्ट हाफ एडर के ए वाले पॉइंट को। और नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी कैरी इन है ना, जो कैरी इन है वो एज ए इनपुट मिलेगी आपके नेक्स्ट हाफ एडर सर्किट के बी पॉइंट को। और उसके बाद जो आपके फर्स्ट हाफ एडर की जो सी आउट है, मतलब कैरी आउट जो आउटपुट है वो और जो आपके नेक्स्ट हाफ एडर की जो कैरी आउट है उन दोनों को हम एक और गेट के थ्रू मिला देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी क्या बोला? कैरी आउट एक फुल एडर सर्किट की। समझ आएगी बात की? तो इस तरह हमें दो हाफ एडर को जोड़कर एक फुल एडर बना सकते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम है उसकी, तो ये आप बस देखनी है, बाकी इसका
पेपर में अगर पूछे सर तो इसको आपने ऐसे बना लेना है, ये सर्किट डिट्टो का भी ऐसे ही बनाना है आपने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, इसको रट लगा जाए आप। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगला पॉइंट है, सॉरी अगला टॉपिक है पैरेलल बाइनरी एडर्स। अब ये पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे, मतलब मान लो आपके पास दो मशीन्स हैं और वो एक साथ इकट्ठे चल रही हैं, दो मशीन है, पहली मशीन भी और दूसरी मशीन एक साथ पैरेलली चल रही हैं, इकट्ठे चल रही हैं, दोस्तों हम इसे कहते हैं पैरेलल। और बाइनरी का मतलब, बाइनरी एडर का मतलब क्या, कि मतलब बाइनरी वैल्यूज होंगी, उनको आपने ऐड करना है किसके थ्रू? पैरेलली। तो पैरेलली मीन इकट्ठे एक साथ, तो मतलब यहाँ पे ये है, देखो मान लो कि बस 4 डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन हैं। अब इस पहले आपकी दो जो इनपुट है, इनपुट 1 और बी, इनपुट 1 एंड 2, इस ये और ये जो आपकी सेकंड इनपुट है और ये जो आपकी थर्ड इनपुट है और ये जो आपकी फोर्थ इनपुट है, अगर ये पैरेलली इनको आपस में ऐड करेंगे हम डिफरेंट अपने एडर सर्किट के थ्रू, फुल एडर या हाफ एडर के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर्स। और अगर मैं इस टॉपिक को आपके लिए आसान कर दूं तो दोस्तों पैरेलल बाइनरी एडर की तो आपको समझ आ गई कि जब हम डिफरेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस की जो इनपुट्स होती हैं उनको अगर हम पैरेलली यानी एक साथ अगर ऐड करें तो उसको हम कहते हैं पैरेलल बाइनरी एडर। और पैरेलल बाइनरी एडर बनाने के लिए आप जो है फुल एडर्स का इस्तेमाल करते हो, जितनी आपके पास डिफरेंट इनपुट्स होंगी उतने आप फुल एडर यूज करोगे। देखो यहाँ पे कितनी डिफरेंट इनपुट्स हैं, 4 डिफरेंट इनपुट्स हैं, क्योंकि आपको पता है ना एक फुल एडर 2 इनपुट को प्लस करता है। तो ये जो 4 दिखी ना आपके कॉम्बिनेशन, ये देखो ये पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी 2 इनपुट है, ये पहली इनपुट ये दूसरी इनपुट, उस तरह की दूसरी कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन के लिए 4 जो है वो फुल एडर यूज होंगे। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखिएगा। तो जितनी आप बस, अब चलो मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो आप बस इस तरह से वैल्यूज हैं 0 0 1 1। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास पहला कॉम्बिनेशन है 2 इनपुट का और ये आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 इनपुट का जिनको आप आपस में प्लस कर रहे हो। तो इस पहले कॉम्बिनेशन के लिए एक फुल एडर लगेगा और इस दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए भी एक फुल एडर लगेगा। तो मतलब कहने का ये है, इन दोनों कॉम्बिनेशन इनपुट्स को पैरेलली यानी एक साथ प्लस करने के लिए हमें 2 फुल एडर की नीड होगी। अब यहाँ पे 4 फुल एडर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन थे वो 4 थे, यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स के कॉम्बिनेशन थे वो कितने थे? 4 थे। यही वजह, यहाँ पे आप गौर करो, देखो ये पहला फुल एडर, ये दूसरा फुल एडर और ये तीसरा फुल एडर और ये चौथा फुल एडर। अब ये चारों जो फुल एडर्स हैं ये बेसिकली इन चारों कॉम्बिनेशन को पैरेलली यानी एक साथ इकट्ठे जो है वो क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपका पहला जो फुल एडर है ना, उसकी जो सम की आउटपुट होगी उसको हम सम 0 कहेंगे और जो उसकी कैरी आउट होगी ना वो बेसिकली एज ए इनपुट मिल जाएगी आपकी कैरी इन को, जो कि नेक्स्ट फुल एडर है। इसी तरह जो सेकंड फुल एडर है उसकी जो कैरी आउट जनरेट होगी वो बेसिकली एज ए इनपुट मिलेगी आपके नेक्स्ट फुल एडर के कैरी इन को, ऐसे ही नेक्स्ट, फिर ऐसे ही नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ समझ आई बात? कि यानी अगर आपके एक फुल एडर के आगे नेक्स्ट फुल एडर लगा हो तो फिर क्या करते हैं, प्रीवियस फुल एडर की कैरी आउट को जो है वो एज ए इनपुट जोड़ देते हैं किसके साथ? नेक्स्ट फुल एडर की कैरी इन के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट दोस्तों अगला टॉपिक आ गया कैरी प्रोपोगेशन। अब ये कैरी प्रोपोगेशन क्या होता है? कैरी प्रोपोगेशन ये होता है, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये देखें जरा, ये जो दोस्तों आपका फुल एडर है, ये जो पहला फुल एडर है, ये आपकी तमाम की तमाम इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट फाइंड करेगा, देन वो आउटपुट नेक्स्ट एडर को मिलेगी तो वो वर्किंग करेगा ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन तमाम के तमाम फुल एडर्स को पैरेलली काम करने के लिए कुछ डिले करना पड़ता है। वो डिले क्यों करना पड़ता है? क्योंकि प्रीवियस जो फुल एडर है वो अपनी आउटपुट एज ए इनपुट नेक्स्ट फुल एडर को देगा, तो फिर ही अगला फुल एडर काम करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कैरी प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कैरी जनरेट होगी थोड़े से डिले के बाद, तो वो जो है मिलेगी किसको? नेक्स्ट हमारे फुल एडर को, फिर वो काम करेगा, फिर वो नेक्स्ट वो आगे नेक्स्ट को देगा। तो अगर दोस्तों फर्ज कर दो, यहाँ पे एक चीज़ फर्ज करते हैं, यहाँ पे फर्ज करो कि आपका जो एक फुल एडर है उसके अंदर 3 गेट लगे हुए हैं। अब एक गेट को काम करने के लिए
10 सेकंड लगते हैं। ये फ़र्ज़ करें, आप एक चीज़ फ़र्ज़ करें कि 10 चलो नैनो सेकंड लगा दो कि आपके एक फुल एडर के अंदर अगर मान लो 3 इनपुट हैं, तो एक इनपुट को कंप्लीट करने के लिए 10 नैनो सेकंड यूज़ होते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है कितने इनपुट हैं? 3 इनपुट हैं। तो अगर एक इनपुट के लिए 10 नैनो सेकंड है, तो 3 इनपुट के लिए कितने नैनो सेकंड होंगे? 30 नैनो सेकंड्स। ठीक है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो नेक्स्ट आपका फुल एडर है, ये 30 नैनो सेकंड के बाद काम करेगा। क्योंकि 30 नैनो सेकंड तो लगेंगे आपके इस पहले फुल एडर को अपना काम कंप्लीट करने में। ठीक है? तो 30 नैनो सेकंड के बाद पहला फुल एडर आपका आउटपुट जनरेट करके नेक्स्ट फुल एडर को देगा, तो फिर ही नेक्स्ट फुल एडर काम करेगा। ऐसे ये जो नेक्स्ट फुल एडर है, ये जो नेक्स्ट थर्ड वाला फुल एडर है, ये कितनी देर के बाद काम करेगा? मतलब मान लो अगर आपका ये जो फर्स्ट फुल एडर है, ये 30 सेकंड का टाइम ले रहा है, 30 नैनो सेकंड, और उसके बाद 30 नैनो सेकंड ये भी टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब दोनों का टाइम मर्ज करो, 30 + 30 60, यानी ये जो आपका थर्ड फुल एडर है, ये तकरीबन 60 नैनो सेकंड के बाद काम करेगा। तो मतलब काम तो चारों पैरेलल ही कर रहे हैं, मतलब इकट्ठे एक साथ ही कर रहे हैं, लेकिन चारों के काम करने में थोड़ा डिले आ रहा है। तो दोस्तों इस डिले को अगर आपने रिमूव करना हो, कैरी प्रोपगेशन बेसिकली इसी चीज़ का नाम है। कैरी प्रोपगेशन बेसिकली आपको यही बता रहा है कि बेसिकली ये जो डिले आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है? तो इस डिसएडवांटेज को हमने अगर आप रिमूव करना हो, तो दोस्तों उसके लिए हम जो सर्किट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लॉग अहेड कैरी सर्किट। अब इस लॉग अहेड कैरी सर्किट के अंदर क्या होता है कि हम ना एक ऐसा रूल बना लेते हैं जिसके अंदर हम पहले से ये डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट फुल एडर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये वेट कर रहा है कि पीछे वाला जो फुल एडर है, अगर वो कैरी जनरेट करके मुझे देगा तो मैं काम करूँगा। तो इसका मतलब है अगर उसके पास कैरी नहीं होगी तो फिर ये काम कर लेगा, अगर इसके पास कैरी होगी तो फिर ये उसकी कैरी को लेकर एज़ ए इनपुट फिर नेक्स्ट काम करेगा। ठीक है? दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम कोई ऐसा लॉजिक लगा लें कि हम पहले ये कैलकुलेट कर लें कि जो प्रीवियस फुल एडर है, क्या वो कैरी जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, तो उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। कि मतलब अगर हम पहले इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अगर कैरी पहले से हमें हमें पता चल जाए कि जो प्रीवियस फुल एडर है, वो कैरी जनरेट नहीं करेगा, तो फिर हम डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर लें। हमें फिर वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वेट तो हम तब करेंगे ना, जब वो पीछे वाला फुल एडर हमें कोई ना कोई कैरी आउट जनरेट करके देगा। लेकिन अगर हम पहले से ये आइडेंटिफाई कर लें किसी न किसी लॉजिक के थ्रू कि जो प्रीवियस फुल एडर है वो कैरी जनरेट करके देगा कि नहीं देगा, तो उससे हमारा ये जो डिले का टाइम है ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यही काम जो है लुक अहेड कैरी सर्किट करता है कि यानी ये फार्मूले के थ्रू पहले ही चेक कर लेता है कि जो प्रीवियस फुल एडर है वो मुझे कैरी आउट जनरेट करके देगा कि नहीं देगा। ठीक है? और ये लुक अहेड कैरी सर्किट का ये जो है उसने एक सर्किट ड्रा किया हुआ है। और ये सर्किट क्या करेगा, ये बेसिकली आपको पहले ही बता देगा कि आपकी कैरी जनरेट होनी है कि नहीं होनी। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो आपका पहले सर्किट के अंदर ये जो आपका पी लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपकी कैरी प्रोपगेट को डिनोट कर रहा है, और ये जो आपका जी लिखा हुआ है ये बेसिकली आपकी कैरी जनरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे गौर करो, कहता है अगर आपने अपने फुल एडर का सम आउटपुट फाइंड करना हो पहले से ही, तो कहता है उसका फार्मूला होता है पी एक्सक्लूसिव आर सी। अब ये पी क्या है? पी बेसिकली आपकी कैरी प्रोपगेट है। ठीक है? और ये जो सी है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कैरी इनपुट को। जबकि अगर कहता है आपने कैरी आउटपुट पहले से फाइंड करनी हो, तो उसका कहता है फार्मूला ये होता है सी पी प्लस जी। सी कैरी इनपुट है, पी आपकी कैरी प्रोपगेट है, और जी आपकी कैरी जनरेट है। अब इस फार्मूले के थ्रू आप इजीली ये चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रीवियस जो फुल एडर है वो आपको कैरी जनरेट करके देगा कि नहीं देगा। तो ये दोस्तों जो फार्मूला है ये तब यूज होता है अगर आपके पास एक ही मतलब फुल एडर हो फिर। लेकिन दोस्तों अगर मान लो आपके पास मल्टीपल फुल एडर्स हों, तो फिर उस सूरत में क्या करते हैं, फिर उस सूरत में ये देखें, ये उसने डिफरेंट हमें फार्मूला बताया कि अगर हमारे पास एक फुल एडर हो तो हम ये फार्मूला पिक करेंगे, अगर दो फुल एडर हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला पिक करेंगे, C1 = C0 P0 + G0। अगर हमारे पास तीन फुल एडर हो तो हम ये वाला फार्मूला पिक करेंगे, C2 = C1 P1 + G1 = ये बराबर होता है इस चीज़ के कि P1 ऐसे ही आ जाएगा, C1 की जगह पे C1 की ये पूरा फार्मूला पुट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये C1 का मतलब क्या है, C1 का मतलब C0
इंटू पी जीरो प्लस जी जीरो, तो ये देखो C1 की जगह पे हमने वो पूरा फार्मूला पुट किया, प्लस G1 की जगह पे G1 वैसे ही आ गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, P1 को अंदर जो है इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये जो है फार्मूला आ गया फुल एंड फ्लैज, यानी C2 का ये फार्मूला है, ऐसे ही C3 का ये फार्मूला है, C4 का ये फार्मूला है। तो इन फार्मूले को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमारे पास फाइनल जो कंक्लूजन फार्मूला बनता है वो ये वाला बनता है कि अगर आपने सम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा P इंटू एन इक्वल टू ए एन एक्सक्लूसिव आर बी एन, एंड जो आपकी कैरी जनरेट होनी है कि नहीं होनी उसका फार्मूला जी एन इक्वल टू ए एन बी एन, एन यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो आपने फार्मूला बनाया, इस फार्मूले को देखते हुए हमने यहाँ पे ये सर्किट ड्रा किया। अब ये सर्किट आपको क्या करेगा, ये सर्किट पहले से ये बता देगा कि आपकी कैरी जनरेट होनी है कि नहीं होनी। अगर कैरी जनरेट नहीं होनी तो फिर भी ठीक है, अगर कैरी जनरेट होनी है तो फिर भी ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अगर कैरी जनरेट होनी है तो हम यहाँ पे डिले हमारा नहीं आएगा। जब डिले नहीं आएगा तो हमारे तमाम के तमाम जो फुल एडर्स हैं वो कंटिन्यूसली काम करेंगे, मतलब पैरेलली काम करेंगे, कोई भी डिले नहीं आएगा। और ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर जो मेन टॉपिक था इंपॉर्टेंट वो था हाफ एडर और फुल एडर। ये जो है ना, ये वाला कैरी आउट की आप कैरी प्रोपोगेट एंड कैरी जनरेट कर रहे हो ये फार्मूला के थ्रू, ये आपने बस फार्मूला याद कर लो, बाकी ये सर्किट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सर्किट है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला टॉपिक है जी MSI एड्रेस, सॉरी एड्रेस नहीं एडर्स। अब ये MSI स्टैंड फॉर क्या होता है, ये आपको MCQs में सर पूछ सकते हैं। MSI स्टैंड फॉर, तो MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करो तो देखो ऊपर वाले ये जो आपका लुक अहेड कैरी जनरेटर है, इसमें हमारा फायदा तो हो गया कि हमें अब डिले नहीं करना पड़ता, मतलब नेक्स्ट फुल एडर के अंदर। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पे देखो कितना लंबा सर्किट बन गया। तो क्या इस इतने बड़े सर्किट, ये तो अभी देखो कितनी इनपुट के लिए है, 4 फुल एडर के लिए। अगर मान लो 4 से ज़्यादा फुल एडर हो जाए तो ये तो हमारा सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमारा सर्किट जैसे जैसे फुल एडर बढ़ते जाएंगे हमारा जो सर्किट है वो बढ़ता जाएगा, बड़ा लॉन्ग होता जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया सर्किट ड्रा किया, नया सर्किट बनाया जिसको हम कहते हैं MSI एडर्स। ये MSI एडर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपकी लॉजिक गेट्स की बजाय हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ सॉरी, फुल एडर्स, लॉजिक गेट्स कह रहा हूँ, फुल एडर्स की बजाय। तो यहाँ पे हम फुल एडर्स नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम बेसिकली अपनी डिफरेंट इनपुट्स को आपस में ऐड करने के लिए आईसीज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो एक आपका आईसी है ये बेसिकली आपकी 4 इनपुट को प्लस करने की सलाहियत रखता है। मतलब वही काम जो आपके 4 फुल एडर मिल के कर रहे थे, यहाँ पे वही काम जो है एक सिंगल आईसी कर रहा है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे आपने, अब देखो आप अगर मान लो आपने 4 से ज़्यादा इनपुट को ऐड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और आईसी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 2 आईसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे पहला आईसी 4 इनपुट को प्लस मतलब 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्लस करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 को, फिर नेक्स्ट 4 को, तो 4 4 8 4 4 ये 4 8 और 4 12, मतलब 12 इनपुट्स को आप प्लस कर रहे हो एक साथ। और सिर्फ कितने आईसी यूज़ हुए हैं, 3 आईसीज। और अगर यही काम आप फुल एडर के थ्रू करते तो आपके पास 4 4 8 4 12 फुल एडर यूज़ होते, और 12 फुल एडर्स के लिए इतना बड़ा सर्किट ड्रा हो जाता। ये अभी ये देखें, ये 4 फुल एडर का सर्किट है जो कि इतना बड़ा है, और अगर 12 फुल एडर होते तो ये तो बहुत लेंथी होता। तो इसलिए हमने इसको रिप्लेस करके लुक अहेड की जगह पे हमने यानी फुल एडर को रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, MSI एडर यूज़ कर दिया, इसमें हम आईसीज का इस्तेमाल करके अपनी जो है वो डिफरेंट इनपुट्स को आपस में प्लस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको सम के ऊपर आउटपुट मिलेगी। और जो अगर यहाँ पे आईसी के अंदर कोई कैरी जनरेट होती है तो वो बेसिकली कैरी जो है एज ए इनपुट जो है आपके नेक्स्ट आईसी को मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट आईसी होगा ना, उसको अगर आपकी कैरी मिल रही है ना, वो उस कैरी को और आपकी जो बिट्स हैं उनको दोनों को प्लस करके आपको फाइनल आंसर देगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से MSI जो है एडर जो है वो वर्क करता है। बाकी यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। तो मेन चीज़ इस लेक्चर के अंदर दोस्तों जो शुरू वाले 3-4 टॉपिक थे ना, ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट, वो इंपॉर्टेंट था इस लेक्चर के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हाफ एडर और फुल एडर इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ये जो MSI है ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। तो बस ये इसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी बस आपने कंसेप्ट लेना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।